अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो देख रहे थे लास्ट वीडियो में, उसी की कंटिन्यूएशन में स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि किसी एक कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। हम सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू किसी भी इंस्ट्रक्शन पे जब एग्जीक्यूट करता है तो उसको वो मेन मेमोरी रैम से उठाता है। तो कोई भी आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं जब वो एग्जीक्यूट होती हैं तो पहले रैम के अंदर जाती हैं, पहले आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, फिर रैम के अंदर, फिर आगे रजिस्टर्स और फिर उसको सीपीयू डील करता है। ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से है इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सब समझते हैं कि रैम मेन मेमोरी के तौर पे काम करती है। ओनली लार्ज स्टोरेज मीडिया दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली, ऐसा एक स्टोरेज मीडिया है मेन मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसके ऊपर सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। और जो सा भी आपका प्रोग्राम होगा जब वो एग्जीक्यूशन में जाएगा तो वो आपका पहले लोड होगा रैम के अंदर, और उसके बाद फिर रैम से तक पीसीपी प्रोसेसर को डायरेक्टली एक्सेस होगी उस रैम तक। अगर ये आपके पास सपोज प्रोसेसर है, दिस इज़ प्रोसेसर, तो ये आपके पास सेकेंडरी कोई भी स्टोरेज है, यहाँ से जिस भी प्रोग्राम ने सपोज पी प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है तो वो पहले पी प्रोग्राम यहाँ से आपके सेकेंडरी स्टोरेज से लोड होगा रैम के अंदर, और रैम से फिर डायरेक्टली एक्सेस कर सकेगा आपका प्रोसेसर उस प्रोग्राम को या उस प्रोसेस को या उस इंस्ट्रक्शंस को, जो भी। जी, तो रैम की जब हम बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस में मेमोरी टिपिकली वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल से मुराद कि जब तक आपकी पावर ऑन है तो उसके अंदर डाटा जो भी स्टोर्ड है इस स्टोरेज मीडिया के अंदर वो स्टोर्ड रहेगा। जैसे ही आपकी पावर ऑफ होगी तो इसका डाटा सारे का सारा आपका लूज हो जाएगा। टिपिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आजकल आपके सिस्टम्स के अंदर जो रिसेंट कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर आपकी डी रैम के तौर पर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से ही आपका ये स्टोरेज मीडिया है। याद रखने की बात यही है कि ये वो बहुत बड़ा स्टोरेज मीडिया है जहाँ तक आपके सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस दी जाती है, डायरेक्टली डाटा वहाँ से उठा सकता है, डाटा वहाँ पे रख सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज extension of the main memory that provides large non-volatile storage capacity। ये वो हायरार्की में वो स्टोरेज मीडिया है जिसमें आप, जैसे हमने यहाँ पे थर्ड लेवल पे एक बड़ा मीडिया बनाया था जिस पे आप नॉन वोलेटाइल से मुराद के उसका वो उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज ख़त्म भी कर दिया जाए फिर भी उसमें आपका डाटा स्टोर रहता है। इसकी मिसाल आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, फ्लैश मेमोरी हो सकती है, सीडी ड्राइव हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, फ्लॉपी ड्राइव हो सकती है। तो ऐसी स्टोरेज मीडिया जहाँ पे परमानेंटली डाटा स्टोर किया जाता है। सपोज़ आपने कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है तो वो आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन जब वो एक्सिक्यूट नहीं हो रही तब वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे पड़ी होगी। जब आप उसको एक्सिक्यूट करेंगे तो रैम उठ के रैम में आएगी और रैम से वहाँ पे प्रोसेसर उस पर्टिकुलर डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को उठा सकेगा। हार्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स रिजिड मेटल और ग्लास प्लेटर्स कवर्ड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल, ये आपकी डिस्क्स होती हैं। इनके ऊपर आपके राउंड शेप की डिस्क्स हैं। हम इसकी शक्ल आगे जब 11th चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम डिस्क स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर आपके छोटे छोटे सेक्टर्स बने होते हैं, उन सेक्टर्स के ऊपर ब्लॉक्स के फॉर्मेट में डाटा स्टोर किया जाता है। इसको अगर ये थोड़ा राउंड शेप में सर्कल बना सकूं,
जी इस तरह से सेक्टर्स होंगे। इन सेक्टर्स के ऊपर आपका जो डाटा है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्मेट में, छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्मेट में डाटा स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी ये नॉन वॉलेटाइल है, जिसमें आपका डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। डिस्क सरफेस इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच आर सब डिवाइडेड इनटू द सेक्टर्स। जैसे मैंने ये बात की ट्रैक्स में और फिर सेक्टर्स में। द डिस्क कंट्रोलर डिटरमिन्स द लॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि हर जो भी कंपोनेंट आपका बस के साथ कनेक्ट होगा वो थ्रू कंट्रोलर होगा, और कंट्रोलर इस इंटरेक्शन करेगा कंप्यूटर की और उस डिवाइस की। नॉन वोलेटाइल मेमोरीज, इसके अलावा हार्ड डिस्क के अलावा जो नॉन वोलेटाइल मेमोरीज, सबसे बड़ी एग्जांपल फ्लैश मेमोरी आजकल आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो रही है। फास्टर देन द हार्ड डिस्क, नॉन वोलेटाइल, बिकमिंग मोर पॉपुलर एज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इंक्रीजेज, प्राइस ड्रॉप्स। तो आजकल आप देखते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हार्ड ड्राइव नहीं है, बल्कि नॉन वोलेटाइल मेमोरीज ही हैं, जिसकी फ्लैश मेमोरी मैंने जैसे पहले नाम जिक्र किया। स्टोरेज हायरार्की, कंप्यूटर सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है कि सबसे पहले प्रोसेसर की चिप के ऊपर जो स्टोरेज मीडिया है वो रजिस्टर हैं। उसके बाद कैशेस आ जाती हैं, कैशे के ऊपर डाटा स्टोर किया जाता है। उसके बाद फिर रैम, उसके बाद फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है जी। तो इस हिसाब से स्टोरेज की एक हायरार्की है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ द वोलेटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द वोलेटिलिटी। तो उस हायरार्की को हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अभी कैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कैशिंग का कॉन्सेप्ट है कि कॉपिंग इंफॉर्मेशन इनटू द फास्टर स्टोरेज मीडिया, मेन मेमोरी कैन बी व्यूड एज अ कैशे फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। कैशिंग का प्रोसेस ये है कि जब आप एक स्लो मीडिया से फास्ट मीडिया पे डाटा कॉपी करते हैं, जैसे आप किसी कैशे से रजिस्टर के अंदर डाटा लोड कर रहे हो या रैम से कैशे में डाटा लोड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक स्लोअर मीडिया से फास्टर मीडिया की तरफ डाटा स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे उसने बात की है कि सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव से या फ्लॉपी ड्राइव से या फ्लैश से जब आप डाटा स्टोर कर रहे होते हैं रैम के ऊपर, तो हम कहते हैं कि ये कैशिंग प्रोसेस है। डिवाइस ड्राइवर्स, इसका मैं आपको बड़ी डिटेल से पहले बता चुका कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर एक कंपोनेंट के लिए एक डिवाइस ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर डील करता है कंट्रोलर के साथ फॉर द टास्क विच आर पर्टिकुलर टू दैट डिस्क, हार्ड ड्राइव आर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इस डायग्राम के अंदर आपको स्टोरेज की हायरार्की दिखाई गई है स्पीड के हिसाब से और प्लस आपकी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे जैसे स्टोरेज कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाती है, स्पीड कम होती जाती है, और डेफिनेटली आपकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बाइट्स या गीगाबाइट्स, आपका साइज़ के हिसाब से कॉस्ट भी कम होती जाती है। जैसे जैसे आप फास्ट स्पीड एक्सेस करते हैं तो कॉस्ट आपकी बढ़ती जाती है और साइज़ रिड्यूस होता जाता है। ये एरो यही चीज़ शो करवा रहा है। सबसे पहले इस हायरार्की के अंदर आपके आ गए रजिस्टर्स, जो कि प्रोसेसर की चिप के ऊपर बने होते हैं। प्रोसेसर जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो उन्हीं रजिस्टर्स के ऊपर लोड होती है। आपने असेंबली लैंग्वेज का कोर्स पढ़ा, उसमें बड़ी डिटेल के साथ आपने रजिस्टर्स को देखा होगा कि किस तरह से रजिस्टर्स में डाटा लोड किया जाता है। तो हायरार्की में वेरी फास्ट storage media is the registers and the very smaller storage media is the registers. उसके बाद अगला नंबर आता है कैशे का। कैशे भी दो तरह की, जो L1 लेवल 1 कैशे है वो तो प्रोसेसर की चिप के ऊपर ही हो सकती है, लेवल 2 भी इवन, और लेवल 3 की कैशे प्रोसेसर चिप से अलहदा हो सकती है। और ये यानी कि मेन मेमोरी रैम से ज़्यादा फास्ट है, साइज़ में स्लो है, कॉस्ट में ज़्यादा है। तो सेकंड जो लेवल है आपका स्टोरेज मीडिया हायरार्की में, वो आपका कैशे आता है। तो थर्ड लेवल जो है वो मेन मेमोरी, जैसे हमने बात की रैम की है। जो भी डाटा आपका, जो भी प्रोग्राम, जो भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी वो रैम पे लोड होगी। इवन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब चल रहा होगा तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कंपोनेंट है, जिसको हम कर्नल कहते हैं, वो आपका रैम के ऊपर ही चल रहा होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, इन तीनों लेवल की जो ये वाला जो तीनों लेवल की
हायरार्की के अंदर स्टोरेज मीडिया है, इसको हमने प्राइमरी स्टोरेज कहा है, और ये वोलेटाइल स्टोरेज है। यानी कि जैसे ये तीनों इस तरह के मीडिया है कि जैसे ही आपकी लाइट ऑफ होती है, सप्लाई बंद होती है, तो ये आपका डाटा लॉस कर देती है। इसको चार्ज दिए रखना पड़ता है टू परमानेंटली टू स्टोर द डेटा। आगे फिर नॉन वोलेटाइल हायरार्की आ जाती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरीज, जैसे मैंने अब पहले मिसाल दी, ये फास्टर हैं हार्ड डिस्क ड्राइव से। हार्ड डिस्क ड्राइव्स वो वाली ड्राइव्स हैं जो आपके इसके अंदर लैपटॉप्स के अंदर भी नॉर्मली, और आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें सीपीयूज़ के अंदर आपकी इंस्टॉल होती हैं, उनको उनको हार्ड डिस्क ड्राइव्स कहा जाता है। उसके बाद अगला लेवल इस हायरार्की के अंदर ऑप्टिकल डिस्क, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, और उसके अलावा मैग्नेटिक टेप्स, इनको हम टर्शियरी स्टोरेज लेवल पे लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्लोअर हैं एज़ कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क और नॉन वोलेटाइल मेमोरीज, द फ्लैश मेमोरीज। तो इस तरह से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टोरेज मीडिया के लिए एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है, जिसमें आप सबसे फास्टर जो है रजिस्टर है, और सबसे स्मॉलर साइज जो है वो भी आपका रजिस्टर है, एक्सपेंसिव भी रजिस्टर का स्टोरेज मीडिया है। जी, इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ कंप्यूटर वर्क्स के आईओ डिवाइसेस किस तरह से रैम के ऊपर कंट्रोलर्स किस तरह से डाटा स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली जब तो आपका स्मॉल चंक्स हो डेटा के, वो तो सीपीयू ही लोड करता है बफर से उठा के रैम के अंदर, किसी कंट्रोलर के बफर से उठा के रैम के अंदर जो डाटा लोड किया जाता है वो सीपीयू की मदद से किया जाता है। लेकिन जब आपका डाटा ज़्यादा हो, जैसे सपोज़ मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास आपने एक प्रिंट दे दिया प्रिंटर के ऊपर 1000 पेजेस का। अब ये डाटा ज़रूरी नहीं है कि सारा छोटे छोटे ब्लॉक्स जो हैं वो आपका, या आपने एक से ज़्यादा प्रिंट्स की कमांड्स दे दी हैं, वो सारे के सारे बफर से उठा उठा के प्रोसेसर ही रखे। उसमें हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस दे देते हैं कंट्रोलर को रैम तक। कंट्रोलर खुद सीपीयू अपना काम कर रहा होता है, इन द मीनवाइल आपका कंट्रोलर खुद डाटा बफर से उठा के मेमोरी तक एक्सेस कर रहा होता है, वहाँ से डाटा उठा रहा होता है, ये डाटा रख रहा होता है। ये डायग्राम इसी चीज़ को शो करवा रही है कि ये आपका थ्रेड एग्जीक्यूशन है सीपीयू के अंदर, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा में ये आपकी रैम है। ठीक है जी। तो सीपीयू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए रैम के पास जा रहा है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन उठा रहा है और उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। वो जो हमने एक इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ रखा है फैच डी कोड एंड एग्जीक्यूट का, तो उस साइकिल के लिए वो रैम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका सीपीयू या प्रोसेसर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आ गया डाटा मूवमेंट। डाटा मूवमेंट आपकी जो थ्रेड चल रहा है वो डायरेक्टली रैम के अंदर डाटा मूव किया जा रहा है बफर से, अगर सपोज आपने उठाना है या बफर से रखना, वो थ्रू सीपीयू ही आपका रैम के अंदर जा रहा होगा। लेकिन ये वाली जो लाइन शो करवाई जा रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन, दिस इज द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टू द मेमोरी, टू द मेन मेमोरी। ठीक है, सो आपका डाटा सपोज ज़्यादा है, या कंट्रोलर को आपने डायरेक्टली सीपीयू ने को कोई दूसरे टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसने कंट्रोलर को डायरेक्ट एक्सेस दे दिया मेमोरी के। डेफिनेटली इसमें मेमोरी के ऊपर एड्रेस स्पेस पे कंपटीशन आएगा इसको। यानी कि यहाँ पे हम ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बारी आएगी, फिर वो किस तरह से मैनेज करता है कि रैम को अगर एक वक्त में आपका कंट्रोलर भी एक्सेस कर रहा है और उधर से प्रोसेसर भी एक्सेस कर रहा है, तो उनको मैनेज किस तरह से करना है। डेफिनेटली ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है, और किस तरह से इस मेमोरी को मैनेज कर रहा होगा, विच कम्स इनटू द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कॉन्सेप्ट्स, जिसके ऊपर हमने 2 चैप्टर्स आगे पढ़नी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आयो रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास, डाटा सीपीयू की तरफ भी जा सकता है, इंटरप्ट प्रोसेसर की तरफ जा सकती है, और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी आपकी रैम की तरफ हो सकती है, दैट इज़ द डिवाइस कंट्रोलर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सपोर्ट करते हैं, और डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को मैनेज कर रहा होगा।
अगर हम इसको देखें तो वो कहता है DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूज्ड फॉर हाई स्पीड IO डिवाइस एबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एट क्लोज टू द मेमोरी स्पीड। ठीक है ना, कि वो प्रोसेसर बीच में इन्वॉल्व नहीं होता, वो इसको एक्सेस दे देता है कंट्रोलर को। डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर ब्लॉक्स ऑफ डाटा फ्रॉम बफर स्टोरेज डायरेक्टली टू द मेन मेमोरी विदाउट CPU intervention. Only one interrupt is generated per block rather than the one interrupt per byte. वैसे हर एड्रेस के लिए डेफिनेटली आपको एक नई इंटरप्ट जनरेट करना पड़ेगी, लेकिन अगर आपका डाटा ब्लॉक बड़ा है तो हर ब्लॉक के लिए एक इंटरप्ट जनरेट होगी। जी इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।